नमस्कार। आज हम वर्ण विचार का टॉपिक जो रह गया है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ लिया था कि स्वर हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। आगे चलते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि संस्कृत में स्वरों का तीसरा भेद प्लुत होता है, जो वेदों में प्रयुक्त होता है, जैसे ओम। ह्रस्व स्वर अब हम बात करेंगे, जो लघु स्वर या छोटा स्वर होता है उसकी। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इनको? मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर भी कहा जाता है। इसका चिन्ह ये होता है। और जैसे अ इ उ रि, जो टोटल जो स्वर हैं आपके ह्रस्व स्वर वो 4 होते हैं और इनको इससे दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है अथवा 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर या मिश्र स्वर या संयुक्त स्वर अथवा संधि स्वर या गुरु स्वर भी कहा जाता है। इसका चिन्ह इस टाइप होता है, जैसे आ यू ए ऐ ओ, कुल ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर। वस्तुतः दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं होते, वरन ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। जो दीर्घ स्वर हैं उनके ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं होते, वरन ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। जो ह्रस्व होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों का जो विभाजन है वो इस तरह से किया गया है। अग्रस्वर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है दोस्तों, मैक्सिमम परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि आपके अग्रस्वर कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, वो सब। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्रभाग में ही प्रयत्न सक्रिय होता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे इ ए ऐ री, ये मतलब जो हमारे बोलने का आगे का जो भाग है वहाँ से ही जो है बोला जाता है। इसलिए जैसे ई आगे से बोला जा रहा है ना, ए ऐ री, ऐसे ये इस तरह से ये अग्रस्वर हुए आपके 5। मध्य स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में प्रयत्न हो और मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अ एक मध्य से बोला जा रहा है, इसलिए मध्य का मात्र एक ही स्वर है अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे के भाग में ही प्रयत्न सक्रिय होता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ उ ओ औ आ आदि, ये जो है पश्च स्वर कहलाते हैं। ट्रिक भी इसकी दे रखी है तो आप ट्रिक भी देख सकते हैं। चलिए हम आपको डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। अ के मध्य ईख, इमली के आगे ऐनक, एडी जोड़ो, शेष बच्चे को बंधु मेरे पीछे जोड़ो, यह आपकी ट्रिक है। जैसे अ के मध्य, अ तो मध्य में ही आएगा, ये तो फिक्स है, अ को तो आप मध्य में कर ही लो। उसके बाद ई जो ईख है इमली के आगे, ईख है वो इमली के आगे, यानी ईख जो है वो इमली के आगे है। ऐनक एडी जोड़ो, ऐनक और एडी दोनों इसमें जोड़ दी। ऐनक और एडी जोड़ो, ये ई और ए ऐ ये दोनों हैं जो अग्रस्वर से बोली जाती हैं। आगे का भाग यहाँ पर डायग्राम देख रखा है। और शेष बच्चे को बंधु मेरे पीछे जोड़ो, और शेष जो भी बच्चे हैं अब वो सब पश्च स्वर में जाएंगे। जैसे उ ओ औ और ये आ वाला और ये आ वाला, ये सब किस में जाएंगे? पश्च स्वर में जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर का भेद करें अपन तो ये लगभग 5 प्रकार के होते हैं। चलिए, समृद्ध स्वर यानी बंद। जब समृद्ध स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा का अग्रभाग अधिक ऊंचाई पर होता है, जिससे मुख प्राय बंद रहता है। समृद्ध स्थिति में उच्चारित स्वर हैं जैसे ई और उ। ई उ में लगभग जो है अग्रभाग अधिक ऊंचाई पर रहता है जिह्वा का, और मुख प्राय बंद रहता है। ई और उ ये आपके समृद्ध स्वर हैं। अर्ध समृद्ध की बात करें तो इन स्वरों के उच्चारण में जिसकी ऊंचाई समृद्ध से कम रहती है, जैसे ए औ, ए और ओ ये दोनों ही अर्ध समृद्ध हैं। विवृत स्वर जिसमें खुला रहता है अपना जो मुंह है, मुख पूरा तरह से खुला रहता है विवृत स्वर, जैसे आ पूरा खुल गया। अर्ध विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम एवं अर्ध समृद्ध से अधिक खुलता है वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ऐ, औ और आ, ये सब मतलब जो अर्ध विवृत स्वर हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर बात करें तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर हैं वो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार हैं, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर और समृद्ध स्वर, इस तरह से 4 प्रकार के हैं। चलिए ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर हैं उनको पढ़ेंगे अपन। वृत्ताकार स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ ओ औ आ आदि। और वृत्ताकार स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते, जैसे आ ई ए ऐ। और अयोग भावर्ण की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार हैंग और विसर्ग है मंग है, ये दोनों ही जो है अयोग भावर्ण होते हैं। अयोग वर्ण का उच्चारण स्वर के बाद होता है, ये ध्यान रखने की योग्य बात है।
अनुनासिक। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है, जैसे कांच, ढांचा आदि। अनुनासिक वर्ण न तो ह्रस्व स्वर होता है और न ही दीर्घ स्वर होता है। इनका विश्वास अनुस्वार अ होता है, अतः अनुस्वार अंगी मुखिया है और ये अंग है। इस तरह से केवल नासिका से उच्चारण होने के कारण इसे नासिक ध्वनि भी कहा जाता है। मुख व नासिका से उच्चरित अनुनासिक सानुनासिक ध्वनि अर्थात प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण जो है वो अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। स्वनिम की बात करें तो स्वनिम का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों तथा स्वर के साथ ही होता है। स्वर रहित व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है, जैसे कॉलेज, मॉल आदि, जिनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों और स्वर रहित व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, स्वर रहित व्यंजन। अच्छा, क ख ग ज फ नुक्ता का प्रयोग उर्दू में राजा शिव प्रसाद सितार हिंद ने करवाया था। ये फारसी से आगत व्यंजन है। इन पांचों वर्णों को विदेशी ध्वनियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए, हमारा स्वर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब व्यंजन चलते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा अबाध गति से मुख विवर से नहीं निकलती, वर्ण उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, आप जानते हैं, स्वरों की सहायता से जिनको बोला जाता है। और स्पर्शी व्यंजन है वो 25 होते हैं। कादेव मावशानाम, तो क से लेकर पतक, तो क से लेके पतक जो है स्पर्श व्यंजन है, जैसे क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं और 5 के 5 इसमें वर्ण आते हैं, तो अक्षर आते हैं, तो इस तरह से 25 हो गए। अंतस व्यंजन यरलव और उष्म व्यंजन ससर हम भी स्पर्श व्यंजन में इसने डाल रखे हैं, लेकिन यरलव और सस संस्कृत में जो स्पर्शी व्यंजन हैं वो मात्र 25 ही माने गए हैं। संयुक्त व्यंजन चित्रज्ञ और री है कि एग्जाम में भी आ गया है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। वैसे ये विवादित क्वेश्चंस है, क्योंकि दो अक्षरों के मेल से अगर कोई भी शब्द बन गया तो वो संयुक्त व्यंजन हो जाता है, और ऐसे संयुक्त व्यंजन कई मिल रहे हैं हमने यहाँ। इसलिए चित्रज्ञ संयुक्त व्यंजन होने के कारण मूल व्यंजन में नहीं गिने जाते एवं ड को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो क्षेत्रज्ञ स्र, ये RBSC 1912 पेज नंबर 6 पे दे रखा है। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी कसे मतक कुल 25 वर्ण होते हैं, जिसको हमने खाद्य मांसानाम से हमने परिभाषित किया। संघर्षी ऊष्म स लह, जो संघर्षीय स्पर्श हैं, स लह स ल, ये जो भी हैं वो संघर्षी ऊष्म आ जाएंगे। स्पर्शी व्यंजन की बात करेंगे अपन तो च छ ज झ, अब के जो च वर्ग के प्रथम 4 शब्द हैं वो यहाँ पर स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। अनुनासिक में ये 5 वर्ण आते हैं, यंगमणनम, और पार्श्विक में ल आता है, और उत्क्षिप्त या द्वाविष्ट दाणन जात जिसको बोलते हैं डेण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्राक्रम प्रत्यय जो है वो र है। ईसत स्पर्श संघर्षहीन अर्धस्वर, ये वो य और वह है। दोस्तों इसमें आपको बताया नहीं है, लेकिन एक व्रत से ध्वनि भी होती है, व्रत से, जिसमें आपके स ल रे न ये सब आते हैं। उसमें इस व्रत से उस वो कई बार एग्जाम में आ गया है, व्रत से आगे आएगा तो जरूर बताएंगे आपको। उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंठ के आधार पर कंठ के आधार पर अ और क ख ग घ ङ और विसर्ग, ये है जो है कंठ में। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि आ और क वर्ग के और ह और विसर्ग, ये सब कंठ में। तालव्य की बात करें तो इचु सैनाम तालु, यानी ई और च वर्ग पूरा और य और श। और इस तरह से मूर्धन की बात करें तो ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, यानी री और ट वर्ग पूरा, और इस तरह से र, और ये पेट काटने पेट से रुआ शाक बोलते हैं जिसको वो। दंत्य की बात करें तो त थ द ध न, ऋतु लिशानाम दंता, यानी कि ल और श और त थ द न त वर्ग, ये दंत में। ओष्ठ की बात करें तो उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव, यानी कि उ और प वर्ग, ये हैं जो ओष्ठ में जाते हैं। कंठ तालु में ए दैतो कंठ तालु, यानी ए दोनों हैं वो कंठ तालु में। कंठोष्ठ में ओ दौतो कंठोष्ठ, यानी कि ओ औ जो दोनों हैं वो कंठोष्ठ में। दंतोष्ठ की बात करें तो वकारस्य दंतोष्टम, यानी वह केवल वकार है वो दंतोष्ट में आता है। नासिक की बात करें ये 5 वर्ण हैं, यमगणनम, और जो कि आपके सामने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। RBSC फ वर्ण दंतोष्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों ये फ नीचे जो इसमें ये नुक्ता का जो सन दिया रहा है वो ये दंतोष्ट में शामिल किया गया है। स्वरतंत्र में कंपनी के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। आइए हम अघोष और सघोष को पढ़ते हैं। सघोष या फिर घोष।
अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होते उन्हें अघोष कहते हैं। कुल 13 व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन तथा श अघोष हैं। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। जैसे अघोष है, अघोष, तो अघोष को मैं अ को हटाओ, घोष केवल 2 शब्द ही आएंगे इसमें, अघोष में केवल 2 ही आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। कैसे? फर्स्ट और सेकंड। वर्ग का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग का पहला, यानी वर्ग के पहला और दूसरे वर्ग का भी पहला, मतलब पहला और दूसरा वर्ग। जैसे क, कुछ, टु, तुप्पू, 5 ये जो वर्ग हैं उनके पहले दूसरे जो अक्षर हैं वो अघोष में आएंगे। तो 10 तो ये हो गए और 3 और हैं श श श, इस तरह से यहाँ पे 13 हो जाएंगे अघोष में। और घोष की बात करें, जैसे क ख का ये एग्जाम्पल दे रखा है, सघोष या घोष की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। और सघोष में 20 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं, कुल मिला के 31 वर्ण होते हैं। तो देखिए अघोष में तो फर्स्ट सेकंड आ गया, लेकिन रह क्या गया? थर्ड फोर्थ फाइव। तो थर्ड फोर्थ फाइव तीनों इसमें आ जाएंगे, तीनों आएंगे तो 3 × 5 15 तो वो हो गए सीधे सीधे। उसके बाद में यरलवह 5 ही हो गए, 15 5 20। और सभी स्वर यानी कि सभी जो स्वर है हिंदी के वो क्या है, वो स्वर इस तरह से ये 31 वो जो हो गए वो सघोष हो गए, यानी घोष हो गए। सघोष या घोष आ जाए उनमें 3 आएंगे, 3 4 5। और अघोष आ जाए या फिर अघोष आ जाए तो उसमें 2 ही आएंगे, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वर्ग का 3 4 5 में ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्राणत्व की बात करें तो प्राणवायु श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती हुई अल्प प्राण कहलाते हैं। 135 वर्ग का 135 वह वर्ण जो है अल्प प्राण में आता है। वर्गों के विषम वर्ण यरलव एवं सभी स्वर अल्प प्राण में है, यरलव भी आएंगे इसमें और सभी जो स्वर हैं वो भी आएंगे। तो 135 वर्ण और यरलव और सभी स्वर ये अल्प प्राण में आएंगे। तो 19 तो व्यंजन हो गए, क्योंकि 15 135 से 5 × 3 15 प्लस यरलव 4 15 4 19 और सभी स्वर 11, यानी कि 30 तो अल्प प्राण हो गए। महाप्राण की बात करें जिन वर्णों को उच्चारण अधिक श्वास की आवश्यकता हुई महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण में क्या रह गया? सेकंड एंड फोर्थ रह गया। तो सेकंड फोर्थ और स है पर महाप्राण में आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, संवर्ण और है। ध्यान रहे सभी स्वर सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर जो सघोष हैं या फिर घोष हैं वे अल्प प्राण भी होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प प्राण। और अल्प प्राण में आपको ध्यान रखना है, अल्प प्राण में जो है स्वर इंक्लूड रहता है। चलिए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान वैसे 8 माने गए हैं। जैसे आपके कंठ, कंठे आ का वर्ग विसर्ग है। कंठ तालु ए तालु तालब इचु सैनाम तालु ई च वर्ग यश। और मूर्धा मूर्धन्य ऋतु ऋषाणाम मूर्धा रिट वर्ग और ऋषण जो भी है। नासिका यमगणनाम नासिका, यमगणनाम नासिका अनुस्वार। दंत की बात करें तो लेतु लेसानाम दंता लत वर्ग और स और दंत ओष्ठ वफ। और ओष्ठ की बात करें उ यानी उपपदभानियम ओष्ठव। और कंठोष्ठ की बात करें ओदव तो कंठोष्ठम। और इस तरह से आपने ये जो है कंप्लीट कर लिए। भाषा के विशेष वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्हों एवं लिपि चिन्हों द्वारा दोनों रूपों में होता है। चलिए अनुसार और विसर्ग हैं दोनों ध्वनियाँ न तो स्वर हैं और नहीं व्यंजन, इन दोनों के साथ योग नहीं है, अतः ये अयोग्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अयोग्य कहलाती हैं। अनुस्वार नासिक व्यंजन भी हैं, इसका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर के रूप में किया जाता है। मात्राएं स्वरों के चिन्ह हैं जिन्हें व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। अ स्वर को छोड़कर सभी के लिए मात्राएं, इसलिए अ को अदृश्य मात्रा वाला स्वर कहा जाता है। अतः कुल मात्राएं 10 है। कुल मात्रा कितनी है? 10। 11 नहीं है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आप समझ रहे हो इस बात को। तो 10 है मात्राएं। एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण यदि एक झटके में होता है तो उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसका उच्चारण नहीं कर सकते अपन। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 24 मूल वर्ण हैं, जैसे 11 व्यंजन और 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन, टोटल 44 मूल वर्ण हो गए। संयुक्त व्यंजन सहित कुल वर्ण 48 हैं, क्योंकि 4 हैं जो संयुक्त व्यंजन है क्षेत्र ज्ञ स्र, तो उनके सहित 48 हो गए। अयोग भाव को अगर इसमें ऐड करते हैं तो द्विगुण सहित हिंदी में कुल 52 वर्ण हो जाएंगे, क्योंकि अयोग भाव 4 संयुक्त वर्ण हो गए, 2 द्विगुण न और 2 अयोग भाव अंग है, तो 4 ये हो गए और 44 4 48 48 4 यहाँ 52 कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है। एनसीईआरटी के अनुसार न से ज र ल का उच्चारण स्थान व्रत से माना गया है। ये मैंने पहले ही बोला था, कई बार एग्जाम आ गया है ये कि जो न से ज र ल है वो व्रत से में माना गया है। किसमें? व्रत से में माना गया है। एनसीईआरटी के अनुसार हल चिन्ह वर्ण के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल्का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क। अगर इसमें हलंत लग रहा है इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है।
फिर इसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है, इसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश में शब्द क्रम की बात करें तो हिंदी भाषा के शब्दकोश में शब्द रूप के वर्णमाला के क्रमबद्ध वर्णों से किसी भी शब्द में स्वर या व्यंजन के आधार पर शब्द क्रम निर्धारित किया जाता है। पहले स्थान पर अनुस्वार और उसके बाद चंद्रबिंदु, मतलब पहले स्थान पर या तो अनुस्वार आएगा या चंद्रबिंदु या विसर्ग सबसे पहले। दूसरे स्थान पर स्वर आएंगे आ ई उ री और ए ऐ ओ औ। इस तरह से कितने स्वर हो गए आप देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 11। और तीसरे स्थान पर आपको व्यंजन क से ह तक, क से ह तक। हिंदी शब्दकोश में हिंदी का जो क्रम है वो इस तरह से है। सबसे पहले अंग, फिर आ ई उ री, फिर ए ऐ ओ औ, और फिर उसके बाद क आएगा और उसके बाद ये आएगा ख। ये ख क्यों आएगा? क्योंकि ये क और प्लस स से मिलकर बना होता है, इसलिए क पहले आ रहा ना, तो क से आएगा, उसके बाद ख आएगा, ग घ च छ ज, फिर ज्ञ इसलिए आएगा क्योंकि ये ज और य इससे मिलकर बना होता है, इसलिए ये आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड, आपके बाद में ये जो क्रम दे रखा है च छ ज और ज्ञ झ, उसके बाद ट ठ, फिर ड, फिर ढ, ण त त्र, थ द ध, न प फ, ब भ म, य र ल व, स स, स स ह। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। आज हमने वर्ण विचार अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और कल से हम इनके जो है आंसर करेंगे, क्वेश्चंस जो है देखेंगे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।